अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। अशराफिया इस मुल्क की इसको खा गई है और अब कुछ मजीद खाने को बचा नहीं है। प्रोग्राम के पहले से मैं आपको बताएंगे कि तमाम सियासी जमातें और तमाम इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स यकीन ये दिलाते हैं कि इस मुल्क में वो अपनी रियासत बचा रही है, सियासत नहीं बचा रहे। लेकिन 1.5 साल में हम दिखाते हैं कि किस तरीके से मजमूई तौर पर अशराफिया ने खुद एक दूसरे को रिलीफ दिया प्रोग्राम के पहले से। इसके बाद मुल्क में एहतसाब की एक तारीख है। अब आप दोबारा सुन रहे होंगे सुनगुन कि पहले एहतसाब होना चाहिए है, फिर इंतखाब होना चाहिए। ये आजमूदा फॉर्मूला हम 75 साल से देख रहे हैं और हर बार ये पिट जाता है। जरा एक टाइमलाइन आपको दिखाएंगे कि मुल्क में कब कब किस किस हुक्मरान और डिक्टेटर ने एहतसाब का नारा लगाया और फिर उसका हशर हुआ क्या इस गोल्डन नारे का। आखिर में पाक भारत मुकाबला दोबारा सियासत की नजर हो गया। जो दूसरा मैच है अभी तक की खबरों के मुताबिक शुरू होने के इम्कानात कम है। लेट्स सी 8:30 बजे में मालूम होगा कि पाक भारत मैच दोबारा रिज्यूम आज होता है या ये कल जाएगा सारा मामला। आगाज करते हैं। गुज़िश्ता 1.5 साल में आम और अमीर तबके को कितना रिलीफ मिला है। अब इनके तमाम तिलिस्माती करिश्माती नारे जरूर सुनते होंगे कि खुद कितनी मुश्किलात काट के ये इस वक्त मुल्क के मफाद में, अवाम के मफाद में काम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हकीकत यह है कि पिछले 1.25 साल में जिस तरीके से इस मुल्क की एलीट ने एक दूसरे को रिलीफ दिया है, ये जानते बूझते कि मुल्क IMF के कर्जों के तले दबा हुआ है, मुल्क के जो इस वक्त मुआशी मामलात हैं वो उसको डबो रहे हैं, लेकिन इनके लल्ले तलल्ले इनके एक दूसरे को रिलीफ देने के सिलसिले खत्म नहीं हुए हैं। मुश्किल और बोल्ड फैसले किए हैं, मजीद करने पड़े तो भी करेंगे। सबसे बड़ा मुश्किल फैसला, सबसे बड़ा बोल्ड फैसला एक जहाजी काबीना बनाना था। 80 से ज्यादा उसके अंदर वुज़रा थे, उसके अंदर मुशरा थे। कह कहकर सब लोग थक गए कि ऑप्टिक्स की खातिर ही हम जानते हैं कि ये एक इत्तेहादी हुकूमत है, लेकिन खुदारा इस मुल्क के अवाम को सिर्फ एक पैगाम देने के लिए ही काबीना की तादाद छोटी कर दीजिए। बहुत ज्यादा तनकीद हुई, लेकिन मजाल है किसी ने सुना हो वो काबीना का साइज छोटा नहीं हुआ। इसके अलावा जो मुश्किल और बोल्ड फैसले मजीद किए ये आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले तो जी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया। बड़ा मुश्किल फैसला था, बड़ा बोल्ड फैसला था और 35% उसमें इजाफा हुआ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों में भी 20% इजाफा हुआ, जिसके बाद हमने देखा कि जजेस की तनख्वाह में तकरीबन 2 लाख से ज्यादा इजाफा हो गया। ये बड़ा ही मुश्किल, बड़ा ही बोल्ड फैसला था। इसके बाद देखा हमने कि चेयरमैन नैब की तनख्वाह में इजाफा किया जाता है और उनकी जो मराहत हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर कर दी जाती हैं और ये भी एक मुश्किल और बजाहिर बहुत ही बोल्ड फैसला था। बड़ा सोचना पड़ा होगा इसके ऊपर। हुकूमती मेंबरान ने असेंबली के लिए जो तरक्याती फंड्स थे ये बढ़ाए गए, ये जानते हुए कि इस वक्त मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम सब्सिडीज भी नहीं दे सकते और हम एक्स्ट्रा मराहत नहीं दे सकते। ये फंड्स रिलीज किए गए। ये भी बड़ा मुश्किल और बड़ा बोल्ड फैसला था। जाहिर सी बात है एक इत्तेहाद को कायम रखना था तो ऐसे मुश्किल फैसले तो करने पड़ेंगे ही। मई 2023 में मुआशी मुश्किलात को नजरअंदाज करते हुए मेंबरान असेंबली के लिए 20 अरब के तरक्याती फंड्स जारी किए गए। 20 अरब रुपए के फंड्स जारी होने के बाद मेंबरान असेंबली की स्कीमों का बजट 111 अरब तक जा पहुंचा। जुलाई के आखिरी हफ्ते में हुकूमत ने जाते जाते अपने मेंबरान असेंबली के लिए 51 अरब का तरक्याती बजट मंजूर भी कर लिया और जुगनू मोहसिन साहिबा खुद, जो उस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के करीब समझी जाती हैं, ये उन्होंने खुद बताया कि किस तरीके से पैसे बांटे गए हैं। सुनिए। बंदे बंदे को पता है कि पिछले 16 महीने में जो हुकूमत गई अभी PDM की, उसने एक MNA को एक अरब रुपया दिया। हम पंजाब में कहते हैं ए पिणिया या पैसा सी मंग पिन के लिया सी IMF को, क्योंकि इन्होंने पेश की इलेक्शन का जो खर्चा है वो अपने MNAs को देना था अपने साथ रखने के, कोalition को इकट्ठा रखने के लिए इन्होंने ये उनको रिश्वत देनी थी। एक और मुश्किल और एक और बोल्ड फैसला कि अपने MNAs को साथ रखने के लिए रिश्वत के तौर पे डेवलपमेंट फंड्स बढ़ाकर दिए गए और ये खुद जुगनू मोहसिन साहिबा आकर टेलीविजन पे इसका एतराफ कर रही हैं। इसके अलावा जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स जरूरी होता है, लेकिन जब आप इतनी बड़ी हाई ड्राइव चला रहे हों इस बात पे कि हमने पैसा बचाना है, हमारे पास पैसा है नहीं, जब वहां पे पैसे खर्च किए गए तो शहबाज साहब से पूछा गया कि ये फंड्स कहां से आ रहे हैं। उन्होंने उसको मजाक में उड़ा दिया। उन्होंने कहा ये मैं अलहदा से बताऊंगा, कान में बताऊंगा। अगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है तो उसको शामिल किया जाए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो लॉयर्स कॉम्प्लेक्स की कोई हैसियत नहीं है। इसके लिए रकम कहां से आएगी वो मैं आपको कान में बता दूंगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा हमने देखा कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर बड़ी तेजी से तरक्कियां हुई हैं। उनके अंदर जो तनख्वाहों के बढ़ने के अलावा बहुत ज्यादा प्रमोशंस भी दी गई हैं। ये तमाम मामलात जो हैं ये इसको इस 1.5 साल के अंदर तेजी से मुकम्मल किया गया। इसके अलावा पेट्रोलियम डीलर्स पर भी नवाजिशात हुई हैं जी। हर मुआशरे के हर तबके में जहां जहां पैसा बनाती है एलीट, उन्होंने
खोल के रिलीफ दिए हैं एक दूसरे को। ये आप देखिए, पीडीएम इत्तेहादी हुकूमत ने अपने दौरे इक़्तिदार में पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में 108% इजाफा करते हुए 6 रुपए तक पहुंचा दिया, और निगरान हुकूमत के दौर में पेट्रोलियम मसनूआत पर पेट्रोलियम डीलर्स का मार्जिन 1.64 रुपए फी लीटर और तेल कंपनियों का मार्जिन 1.87 रुपए फी लीटर भी बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा पंजाब में निगरान हुकूमत के हवाले से आप देख रहे होंगे आजकल खबरें हैं कि जो जज साहिबान हैं उनको सूद के बगैर कर्जे देने की बात हो रही है, तो ये सेहरा भी इस गवर्नमेंट को ही जाता है कि ये इस पे बड़ा इतराज हो रहा है। लॉयर कम्युनिटी के अंदर से इतराज उठ रहा है कि ऐसे वक्त के अंदर क्या मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है इस मुल्क की शराफिया में जो ताल्लुक रखता है उसको क्यों ना रिलीफ मिले। ये बोल्ड और सख्त फैसले अगर हुकूमतें नहीं करेंगी तो फिर वो सर्वाइव कैसे करेंगी। इसके अलावा ये ब्यूरोक्रेसी के लिए नई गाड़ियों की भी मंजूरी दी गई, ये भी इस पे भी बड़ा शोर उठा, लेकिन मजाल है जो इसमें से कोई भी एक कदम है वो रिवर्स हुआ हो। पंजाब के 200 सरकारी अफसरान के लिए नई गाड़ियां थी जिसमें 2 अरब 33 करोड़ रुपए के खराजात मंजूर किए गए, और आप ये देख सकते हैं कि महकमा खजाना की जानिब से ये फंड्स मुंतकिल हुए। प्रोटोकॉल तो जब दिया जाता है फिर उस पर कारकर्दगी अगर बेहतर ना हो तो फिर क्या फायदा ऐसी नौकरी का, ये उस वक्त एक पोजीशन ली गई थी। तो ये जिसको जहां जहां मौका मिला उसने भरपूर तरीके से इस ऑलरेडी ऐसे मुआशी तौर पे स्ट्रेस्ड मुल्क को अपने अपने तरीके से इससे हासिल करने की कोशिश की है। उसमें ब्यूरोक्रेसी पीछे क्यों रहे जी। शुगर मिल्स, ये तो रिपोर्ट अब सामने आ गई है, इससे तो ढकी छुपी कोई बात नहीं है कि ये एलीट जो है, ये माफिया जो है, इसने कैसे रिलीफ लिया 1 साल में जी। गुज़श्ता माली साल में पाकिस्तान ने $100 मिलियन की चीनी बरामद कर दी और मुल्क में चीनी की कीमत में 2 गुना इजाफा हो गया। शुगर मिल मालिकान ने यकीन दहानी करवाई थी कि कीमत 90 रुपए रहेगी, लेकिन कीमत बढ़ने पर शुगर मिल मालिकान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। रवां साल जनवरी में पीडीएम इत्तेहादी हुकूमत ने 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी थी। शुगर माफिया ने भी माशाल्लाह खूब पैसे बनाए। इसके अलावा हुकूमत ने अपनी तशहीरी मुहिम के लिए, दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग, क्योंकि ये जो तमाम इश्तिहारात टेलीविजन चैनल्स के ऊपर चले हैं इसमें साबका हुकूमत की नाकामियों के बारे में बताया जाता रहा। ये भी सरकारी पैसे से ही हुआ कि 9.6 अरब रुपया तकसीम किया गया कैंपेन्स की मद में और मुख्तलिफ जो मीडिया के ऊपर अपने बयानी को तरवीज देने की मद के अंदर। तो इसका भी सारा हिसाब सामने है, सेक्रेटरी तलात साहब ने पेश किया। तो ये हुकूमत जब इस दौरान बिल्कुल पैसे नहीं थे, नाक से करनी थी, बोल्ड और रिस्की फैसले करने थे, तो ये बड़ा बोल्ड फैसला किया और रिस्की फैसला भी था बज़ाहिर बहुत ज्यादा। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव, ये माफिया पीछे क्यों रहे जी। इन्होंने भी भरपूर तरीके से मुनाफा कमाया इन पूरे 1 साल में। सितंबर अक्टूबर 2022 के दौरान डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव के जरिए गैर कानूनी तौर पर फायदा उठाकर मुल्क के 8 बड़े बैंकों ने 56 अरब रुपए कमा लिए थे। माशाल्लाह जहां जहां एलीट को मौका मिलता है वो अपना वहां पर हाथ मारने की कोशिश करता है। यूएनडीपी की रिपोर्ट जो सामने आई है ये सारा कच्चा चट्टा खोल देती है, शर्म हमें नहीं आती। 2016 में जब यहां से यूएनडीपी के नुमाइंदे गए थे तो जाते हुए एक मजमून लिखकर चले गए थे और उन्होंने बताया कि कैसे इस मुल्क की अशराफिया इस मुल्क को नोच नोच के खा रही है। यूएनडीपी की ये रिपोर्ट भी इस बात को दोबारा रीअफर्म करती है। ये रिपोर्ट कहती क्या है? ये रिपोर्ट कहती है कि अमीर तरीन अफराद की इजारादारी है इस मुल्क में। पाकिस्तान के 1% अमीर तरीन लोग पूरे मुल्क के 9% पैसे के मालिक हैं। ये अमीर तरीन लोग 168 अरब की टैक्स चोरी करते हैं और इसके साथ साथ टैक्स में खुसूसी रियायत भी हासिल कर लेते हैं। जागीरदारों की जो इजारादारी है इस पे पाकिस्तान में जागीरदारों की कुल तादाद आबादी का सिर्फ 1.1% है, लेकिन ये मुल्क के 22% फार्म एरियाज के मालिक हैं। जागीरदार पार्लिमानी निजाम का हिस्सा बनकर ऐसी कानून साजी करवाते हैं जो उनके मफादात का तहफ्फुज कर सके और वो टैक्स बचा सकें। सिर्फ साल 2017-18 में पाकिस्तान के जागीरदारों ने 370 अरब का फायदा उठाया है। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस क्यों पीछे रहे इस सारे मामले में? उधर भी कुछ रिस्की और बोल्ड फैसले हुए हैं, वो क्या है जी? वो कुछ यूं है कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज ब्यूरोक्रेसी की मदद से 1 साल में 120 अरब रुपए तक की सब्सिडी हासिल कर लेती है। ये भी यूएनडीपी की रिपोर्ट कहती है। मजमूई तौर पर मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुप्स 2660 अरब रुपए की रियायत हासिल करते हैं, जो कि मुल्की जीडीपी का 7% बनती है। आपको, हमें, अवाम को क्या मिला? आपको बताते हैं अवाम को क्या मिला। 1.25 साल के अंदर आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 1.25 साल पहले आपकी कुव्वत खरीद क्या थी, 1.25 साल पहले आपके बिल्स क्या थे। ये कुछ याद कराने की जरूरत है तो नहीं, लेकिन फिर भी चले इसको एक रिफ्रेश करा देते हैं कि महंगाई की जो बढ़ती हुई शरह है वो 16% से 48% हो गई है गुज़श्ता 1 साल में। ये आपके लिए तोहफा है, ये आपके लिए गिफ्ट है इस गवर्नमेंट का। पेट्रोल 150 रुपए से 306 रुपए फी लीटर हो गया। बिजली की फी यूनिट कीमत 17 रुपए से 55 रुपए तक पहुंच गई। गैस की कीमत में 112% इजाफा हो गया। बजट में जो नया मिनी बजट आया
اور جو نئے टैक्सेस के बोझ डाले गए वो 215 अरब के नए टैक्स आप पे लगाए गए। 1.5 साल में $182 रुपीज से बढ़कर 306 रुपए तक हो गया है। और ये है इस पूरे मुल्क के अंदर, ये 1.25 साल तो इस पूरी तारीख में से एक छोटा सा चंक है। 75 साल से यही हो रहा है इस मुल्क के अंदर। जो शराफिया है, चाहे जितने भी बुरे हालात हों, रियासत सियासत रियासत की बहस के दौरान वो अपने रिलीफ मैनेज कर लेती है। और लगता है कि अभी भी स्टेट की प्रायोरिटीज कुछ ऐसी ही हैं। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले से में अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद हैं, सरबराह हैं पिलडैट के। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। अहमद साहब, ये जो मैंने पूरा एक रिपोर्ट कार्ड पढ़ के सुनाया, ये हमें UNDP बार बार कहता है, ये हमारे मुल्क को कि जब निगोशिएशन टेबल पे बैठते हैं, IMF हमें ये कहता है, पूरी दुनिया में जहां पर भी वो तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जहां से पाकिस्तान को इमदाद हासिल करनी है, वो उन्हें बार बार बताते हैं कि आपके मुल्क की एलीट, आपके मुल्क की अशराफिया, उनका साइज ट्रिम करें, उनको जो आप सब्सिडी देते हैं उसको कम करें, उनको जो रीफ देते हैं उनको कम करें। लेकिन अल्लाह के शुक्र जो है, अल्लाह के करम से हमने वो करना नहीं है। और अभी भी जो UNDP की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो इसी बात की तरफ इशारा करती है। जी बहुत शुक्रिया मारिया। ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है हमारे मुल्क में, और ये आपने तो 1.25 साल की बात की है। आपने सही ये भी इंडिकेट किया है कि ये तो हमारे पिछले 75 साल में यही सिलसिला जारी रहा है। जब तक हमारी सियासत के ऊपर या फैसला करने वाले लोगों के ऊपर अशराफिया का गलबा रहेगा और आम लोग अपना वजन महसूस नहीं कराएंगे, ये अशराफिया का गलबा कायम रहेगा। उसका तरीका तो यही है कि अपने अवाम बजाय इन लोगों की मोहब्बत में गिरफ्तार होके जज्बात में इन लोगों को वोट देने की बजाय ये तय करें कि ये इन्होंने वोट किसको देना है और किस मकसद के लिए देना है। जब तक ये लोग अपने वोट को सिर्फ चंद जज्बाती नारों के इवज देते रहेंगे और ये नहीं देखेंगे कि ये पॉलिसियां क्या है और इनके फैसले क्या है और इसके फायदा किसको हो रहा है, उस वक्त तक की चीजें नहीं बदलने वाली। एक तो हमारे मुल्क में तालीम का हाल भी पतला है, लेकिन शऊर जो है वो भी अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये अवाम को अब वक्त आ गया है। अब ये हमारे यहाँ पहले तो बहुत एक निचले लेवल पे बिल्कुल गरीब लोग होते थे, और या फिर बिल्कुल जिसे आप अशराफिया कह रही हैं वो होते थे, लेकिन अब अल्लाह के फजल से एक मिडिल क्लास है, जो साइजेबल मिडिल क्लास उभर के आ रही है। ये जो बेचैनी इस वक्त हम माशरे में देख रहे हैं, इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि एक मिडिल क्लास है जो इस किस्म के अशराफिया के एतवार से मुतमईन नहीं है, वो परेशान है, वो इसको उससे खुश नहीं हो रही। तो उनकी जो बेचैनी है वो आपको नजर आ रही है इस वक्त माशरे में। सही। और ये जो लोग हैं ये पुराने तरीके आजमा के सोच रहे हैं कि हम एक बार फिर कामयाब हो सकते हैं। मेरे ख्याल अब शायद नहीं हो सकते। अब ये बेचैनी को दूर करने का तरीका यही होगा कि आपको काफी बेसिक किस्म की फंडामेंटल तब्दीलियां लानी पड़ेंगी अपने निजाम के। लेकिन अहमद साहब, अभी हम देख रहे हैं आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की केयरटेकर सेटअप ने, रोजाना वो हमें बताते हैं कि हमने फलानी जगह पे स्मगलिंग के जो ठिकाने हैं वहां पे हमने रेड मारा। ये जो हम देख रहे हैं कि सख्ती इस वक्त हुकूमत कर रही है, ये आपको लगता है कि इज दिस द वे टू गो फॉरवर्ड, या ये फायर फाइटिंग है, ये कॉस्मेटिक ऊपर से किए हुए इकदाम तो जरूर हो सकते हैं, कुछ वक्ती तौर पे जरूर कीमतें भी स्टेबलाइज हो जाएंगी, मामला वक्ती तौर पे थोड़ी देर के लिए बेहतर हो जाएंगे, लेकिन स्ट्रक्चरल इश्यूज के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा इस तरह की कार्रवाइयों से? देखिए, इमरजेंसी के तौर पे तो ये ठीक है। हम जब भी करते हैं माजूद के साथ अहमद साहब, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेकिंग न्यूज है, इससे बस वापस लौटते हैं तो फिर टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। करप्शन हो रही है, सियासी क्लास करप्ट है, इस हवाले से जो हमारा नैरेटिव होता है, जो मेन डिस्कोर्स होता है सियासत के अंदर, ये आज की बात नहीं है, ये 75 साल से हम सुन रहे हैं। और इसके टैकल करने के लिए हमने बार बार देखा कि ये नारा लगाया गया कि पहले एहतसाब होगा और फिर इंतखाब होगा। दोबारा कुछ ऐसी चहमगोइयां हम सुन रहे हैं। ये बात कहां से आ रही है, ये किसकी ख्वाहिश है, क्या ऐसा होना चाहिए है, क्या माजी की गलतियों को हमने दोबारा दोहराना है? ये एहतसाब और फिर इंतखाब का नारा कोई पहली मरतबा हमने नहीं सुना। ये इसकी ओरिजिन्स हम आपको अगर बताएं तो एक डिक्टेटर की प्ले बुक से इसका आगाज होता है। वैसे पाकिस्तान में तो उससे पहले भी एहतसाब का जिक्र होता है, लेकिन 1977 में पहली मरतबा हमने देखा कि जनरल जियाउल हक साहब ने 1977 में इलेक्शन जब मुलतवी करने थे तो उससे पहले एहतसाब और फिर इंतखाब का नारा लगाया था।
اور اس کے بعد ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پھر ہوا کیا. اس ملک کی تاریخ ہمیں آپ کو دوبارہ یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس سے بھی پہلے یہ لیاقت علی خان صاحب کے دور میں بھی یہ گفتگو شروع ہو گئی تھی. اور کیسے، یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ 14 جنوری 1949 کو پہلی قانون ساز اسمبلی نے عوامی نمائندوں کی نااہلی سے متعلق احتساب کے لیے پہلی قانون سازی کی اور پروڈا ایکٹ 1949 منظور کیا تھا. اور پروڈا قانون کے تحت 1949 ہی میں پنجاب کے وزیر اعلی نواب افتخار ممڈوٹ کے خلاف کارروائی کا آغاز ہوا اور انہیں گھر بھیج دیا گیا. وزیر اعظم لیاقت علی خان کو دور میں ہی سندھ کے وزیر اعلیٰ کو کرپشن چارجز پر فارغ کیا گیا تھا اور 6 سال کے لیے انہیں نااہل بھی کیا گیا تھا. 1954 میں تاہم پروڈا ایکٹ کو ختم کر دیا گیا تھا. پھر آئے جی ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان صاحب اور ان کا ایک نیا احتسابی ایجنڈا بھی ان کے ساتھ آیا. اس میں کیا ہوا؟ ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان نے مارچ 1959 میں پبلک آفیسز نااہلی آرڈر یعنی پوڈو نافذ کیا اور بعد میں اسے تبدیل کر کے ایبڈو یعنی کہ الیکٹو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر بنا دیا تھا. اس قانون کے تحت تقریباً 75 سیاسی رہنماؤں کے خلاف کارروائیاں شروع کی گئیں، جن میں قیوم خان، حسین شہید سہروردی بھی شامل تھے. ایبڈو قانون کے تحت ڈکٹیٹر جنرل یحییٰ خان کے دور میں بھی کارروائیاں جاری رہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور آتا ہے. ماشاءاللہ اس ملک میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی سہولت کاری کا کام کرتی رہیں. انہوں نے بھی چن چن کے اپنے مخالفین سے بدلے لیے. ایوب خان صاحب کے دور میں 1976 میں ہولڈر آف ریپرزینٹیٹو آفیسز ایکٹ اور دا پارلیمنٹ اینڈ پروونشل اسمبلیز ڈسکوالیفیکیشن فار ممبرشپ ایکٹ جو ہے اس کو نافذ کیا گیا تھا. پھر آتے ہیں جی ضیاء الحق صاحب، جن کی ہم نے وہ آپ کو مشہور زمانہ لائن احتساب اور پھر انتخاب بتائی. اور انہوں نے مارشل لا لگانے کے بعد احتساب کے پرانے قوانین کو جاری رکھنے کی بجائے ہولڈر آف ریپرزینٹیٹو آفس یعنی پنشمنٹ فار مس کنڈکٹ آرڈر اور پروونشل اسمبلیز کے جو ڈسکوالیفیکیشن آف ممبرشپ آرڈر ہے اس کے نام سے 2 متنازع قوانین بھی نافذ کیے تھے. اور اس کا مقصد یہی تھا کہ سیاسی جماعتوں کو کٹ ٹو سائز کر کے انہیں سیاسی عمل سے باہر رکھنا. اس کے بعد 90 کی دہائی تو اس سے بھی شرمناک وقت ہے جہاں پہ سیاسی جماعتیں اعلی کار بن کے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتی رہیں اور سیاسی عمل سے ایک دوسرے کو نکالنے کی کوشش کرتی رہیں. بھٹو صاحب میں کے بعد ضیاء صاحب اور 1990 میں صدر اسحاق نے کرپشن اور اقربا پروری کے الزامات لگا کر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی منتخب حکومت اس وقت ختم کر دی تھی اور ایک کوئی 1.5-2 سال بعد یہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو گھر بھیج دیا گیا تھا. 1993 میں پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور حکومت میں بھی شریف خاندان کے خلاف تقریباً 150 کیسز بنائے گئے تھے. یہ سیاستدان ہی ایک دوسرے کا احتساب کرتے رہے اس دور میں اور بعد میں ان کو پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کرنا پڑا تھا. 1996 میں نگران وزیر اعظم نے ایک احتساب آرڈیننس نافذ کیا اور جسٹس ریٹائرڈ مجدد مرزا کو احتساب کمشنر تعینات کر دیا تھا. اور 1996 میں دوبارہ صدر فاروق لغاری نے کرپشن کے الزامات پر بے نظیر کی حکومت ختم کر دی تھی اور انہوں نے احتساب آرڈیننس نافذ کر کے احتساب کا عمل شروع کر دیا تھا. 1997 میں وزیر اعظم نواز شریف نے احتساب ایکٹ منظور کروا کر احتساب سیل قائم کروایا اور مشہور زمانہ اپنے قریبی ساتھی سیف الرحمان صاحب کو اس کا سربراہ مقرر کر دیا تھا. 1998 میں احتساب سیل کا نام تبدیل کر کے باقاعدہ پھر اسے احتساب بیورو کہا گیا اور پھر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف، صحافیوں کے خلاف کارروائیوں میں اس وقت تیزی لائی گئی تھی. اور اس وقت پیپلز پارٹی کی قیادت کو سزا دینے سے متعلق سیف الرحمان صاحب، جسٹس قیوم صاحب کیا کہا کرتے تھے، یعنی کہ احتساب کے اس بیانیے کو کیسے تقویت دی جاتی تھی، ذرا سنیے. آپ اس کو مجھے بات بتائیے اس کو سزا کتنی دینی جو آپ نے بتایا جی بالکل 7 سال سے کم ہی دینی. 7 نہیں دینی، 7 نہیں 5 سال کر دیتے. یہ آپ ان سے پوچھ لیجیے گا. 7 تو میکسیمم ہوتی ہے، میکسیمم کوئی بھی نہیں دیتا. اور فن فیکٹ، آپ میں سے بہت سارے لوگ جو بہت چھوٹے ہوں شاید وہ ان کو یاد نہ ہو، ہمیں باقاعدہ یاد ہے کہ 1990s میں جنون بینڈ کا ایک گانا آیا تھا احتساب کے نام سے اور اس وقت جب کہ احتساب کا نعرہ بہت پاپولر تھا تو یہ گانا بنایا گیا اور یہ گانا اتنا معیوب ٹھہرا، اتنا ناگوار ٹھہرا کہ پھر اس کو پھر پی ٹی وی سے بین بھی کر دیا گیا تھا کیونکہ اس وقت صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا. سر ایٹ لیسٹ 90s سے ہماری جنریشن تو احتساب کے بارے میں سن رہی ہے. پھر آئے مشرف صاحب نے آ کے اپنا لمبا چوڑا ایجنڈا دیا. انہوں نے بھی پہلے احتساب اور پھر انتخاب کی بات کی اور 99 میں انہوں نے مارشل لا کے بعد وہ ایمرجنسی کہا کرتے تھے اس کو، لیکن obviously ایک مارشل لا ہی تھا. نیب آرڈیننس نافذ کیا گیا اور قومی احتساب بیورو قائم کیا گیا اور نیب کے اس قانون کو آج تک سیاسی رہنماؤں کے خلاف استعمال بھی کیا جاتا رہا ہے. سو پاکستان کے اندر ایک چھوٹی سی جھلک نے آپ کو دکھائی کہ احتساب پھر انتخاب کا جو ایک ڈکٹیٹر کی پلے بک سے آیا ہوا نعرہ ہے یہ ہر دہائی میں دوبارہ ابھرتا ہے.
اس کو وقتی طور پہ پذیرائی ملتی ہے, اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور وہ پھر ڈیزائرڈ ریزلٹس حاصل کرنے کے بعد یہ احتساب کی پسے پشت چلا جاتا ہے. سو اب جب دوبارہ ہم احتساب کی گفتگو سن رہے ہیں, ذرا یاد کرانا ضروری تھا, خاص طور پہ نوجوان نسل کو, جس کو شاید یاد نہ ہو کہ اس ملک میں احتساب کے نام پہ کس طرح سے پالیٹکس کو مینوپولیٹ کیا گیا. اطہر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, حیدر وحید صاحب موجود ہیں. آپ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ. اطہر, آپ کو گانا یاد تھا یہ جنون والا؟ یاد ہے یہ بین ہو گیا تھا ٹی وی کے اوپر, نواز شریف صاحب نے بین کیا تھا یہ بے نظیر. اسی دور میں پی ٹی وی میں بین ہوا تھا, اور اس دور میں ایک جو ہے بعد میں ایک جو ابھی چیئرمین تحریک انصاف ہے وہ بھی بین ہو گئے تھے, ان کو بھی پی ٹی وی پہ دکھانا منع کر دیا, ان کے کانسرٹس پہ بھی بین ہو گیا تھا, بیکاز یہ تھا کہ پتہ نہیں احتساب کے جو گانا گا رہے ہیں. بٹ اٹ واز ویری انٹرسٹنگ. مجھے یہ وہ اس زمانے میں سٹوریز تھی نا کہ زرداری صاحب نے کو پی ایم ہاؤس میں گھوڑے رکھے ہوئے, اور اگر یہ گانا پورا سنیں تو اس میں آپ دیکھتے بھی ہیں کہ گھوڑوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے. لیکن وہی ایک نیریٹو, جو ایک نیریٹو ہمیشہ یہاں بلڈ کیا جاتا ہے, جب بھی آپ نے جمہوریت کو کسی طریقے سے بھی ملائن کرنا ہے تو آپ اس کو احتساب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی جمہوری دور ہے وہ کرپٹ ہے. دیکھیں مسائل ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. اگر آپ بھارت کی پارلیمنٹ دیکھ لیں تو 50% وہاں پہ ایم پیز ایسے ہیں جن کے اوپر کسی نہ کسی قسم کے کیسز ہیں. اگر آپ ان کی ریاستوں میں دیکھ لیں کہیں پہ اس سے بھی زیادہ تناسب آپ کو ملے گا. لیکن آج بھارت کہاں پہ ہے اور ہم کہاں پہ ہیں؟ احتساب تو وہاں پہ بھی ہوتا ہوگا, ادارے کرتے ہیں, لیکن جس طریقے سے ڈیموکریسی کو اس ملک میں گالی بنانے کی کوشش کی گئی, تو آج آپ دیکھ لیں کہ G20 جو ہے وہ ہوا, مودی سے سب ملنے, ہمیں بتایا گیا کہ بلاول صاحب اور شہباز صاحب نے ایسی کمال سفارتکاری کی ہے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا, لیکن وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے, اور وہ جو ریزلٹ ہے وہ ایک سسٹم کی کنٹینیویشن ہے, وہ جمہوریت کی کنٹینیویشن ہے. یہاں پہ اگین اگر آپ احتساب کے نام پہ کچھ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں تو میرے خیال میں اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. پر اب کیا یہ عوام بائی کرے گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ نعرہ عوام بائی کرے گی. ٹھیک ہے حیدر صاحب, کیا آپ بھی اتنے ہی آپٹمسٹک ہیں کہ یہ جو احتساب کا نعرہ دوبارہ ہم سن رہے ہیں, ہلکی ہلکی بھی شروع ہوئی ہے سنگن, میرا خیال ہے ایک ٹیزر ایک فیلر سے حصہ ہمیں منظر یہاں پہ نظر آیا, یہ اس لیے یاد کرانا ضروری تھا کہ یہ ہر 10-15 سال بعد لوگوں کو یہ ایک امید دلائی جاتی ہے کہ اب تو احتساب ہوگا. اب آپ کو لگتا ہے کہ لوگ یقین کرتے ہیں یہ اس نیریٹو پہ؟ دیکھیں, اطہر صاحب کی اس میں معلومات ہم دونوں سے زیادہ ہے, کیونکہ ایک ان کی عمر ہے. آپ نے خود ہی کہا کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے یہاں پہ ایسے ہیں جنہوں نے پوری تاریخ جو ہے وہ جی نہ ہو, میرے خیال سے اس میں اور آپ آئیں گے, لیکن بہرحال پڑھی ضرور ہے ہم نے. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ واقعی میں دس از لائک اے بروکن ریکارڈ, مطلب آپ نے خود ہی دکھا دیا پوری, آپ نے بڑی اچھے, بلکہ آئی ہیو ٹو کمینڈ یور سیلف اینڈ یور ریسرچ ٹیم, آپ نے سارا بالکل دکھا دی کہ دس از دا سیم تھنگ. مطلب وہ کہتے ہیں کہ مطلب اس کو ٹی وی پہ عموماً کہا نہیں جاتا, لیکن اٹس لائک دا سیم اولڈ وائن ان اے نیو باٹل لٹرلی. اور ہم ہر دفعہ جو ہے وی ڈو فال فار اٹ. فال فار اٹ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے اسے ایکسپٹ کر لیتے ہیں کوئی دل سے, لیکن ایکسپٹ ہم کر لیتے ہیں عمل سے, اور کیونکہ پھر آگے جا کے سلسلہ اسی طرح چلتا آیا ہے. اچھا ہوتا اگر یہ احتساب ایک سیاسی احتساب ہوتا جو عوام ہر 4-5 سال پہ کر رہی ہوتی. 4-5 سے میری مرادی جو بھی ٹرم جس بھی عہدے کی ہے, تو وہ عہدے کی اگر پولیٹیکل کانسیکوینسز ہوں گے کسی بھی ایکٹ کے, اگر تو عوام کے مسائل کو نگلیکٹ کرنا جو ہے اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز ہوں گے. اگر تو کورٹ کے آرڈرز نہ ماننے کے پولیٹیکل کانسیکوینسز ہوں گے, یعنی بیلٹ پہ آپ کو مار پڑے گی یہ سب کرنے سے. اگر آپ آئین توڑیں گے جس کے دائرے میں اور جس کے تحت ہی آپ کو پارلیمان بھیجا جاتا ہے, اگر آپ آئین توڑیں گے جب آپ اداروں میں بیٹھے ہوں گے جو ادارے بنے ہی آئین سے ہیں, اور پھر وہاں پہ جو ہے آپ کو مار پڑے گی بیلٹ پہ ان لوگوں کو جو احتساب نہیں کرتے, ایسے لوگوں کا جو اداروں میں بیٹھ کے آئین اگر توڑتے ہیں, تو پھر یہ شاید احتساب ایسا ہوتا جس سے آج پاکستان ایک بہتر پوزیشن میں ہوتا. پرابلم احتساب کی نہیں, احتساب تو لیگل بھی ہونا چاہیے اور کرپشن پہ بھی ہونا چاہیے اور سیاسی بھی ہونا چاہیے, لیکن احتساب کے نام پہ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہونی چاہیے. اور ہم نے دیکھا آف لیٹ, آپ دیکھ لیں کہ احتساب پہلے ہوگا, پھر یہ تو نواز شریف صاحب سفر کر چکے ہیں, ابھی بہت بری طرح کر چکے ہیں. اگر ان کا بھی احتساب کی بات جب پیناما بھی ہوا تھا, اگر الیکشن ہو جاتے اور انہیں فری اینڈ فیئر طریقے سے لڑنے دیا جاتا تو پتہ چل جاتا کہ کیا احتساب کس چیز کا کس حد تک ہونا چاہیے. اور بالکل اس سے بھی زیادہ اگر ہم بہت ہی ماضی قریب میں آ جائیں, عمران خان صاحب 2021 میں
बल्कि 2022 के आगाज में उनकी पॉपुलैरिटी और 2023 के बाद उनकी पॉपुलैरिटी, अगर तो नेचुरली इलेक्शन अपने 5 साल बाद होने देते तो शायद पीटीआई के लिए इलेक्शन लड़ना भी मुश्किल होता। और हम नहीं, उनके अपने एमएनएस कहते हैं। सर एक सेकंड, अतर को मैं इनपुट ले प्लीज। देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा जो है वो पीएमएल नून के हक में एक ये बात जरूर कहूंगा कि देखें, अगर मैं भी उनकी जगह खड़ा होता और मुझे पता होता कि किसको मिला के जो है वो चेयरमैन पीटीआई ने अगले 5 साल किस तरह ले लेने थे, उस वक्त जो लग रहा था। देखें हाइंडसाइट इज 2020। कोई ये सोच नहीं सकता था कि खान साहब एक इतनी ऑर्डिनरी प्रीमियरशिप के बाद, फेल्ड प्रीमियरशिप भी कुछ कह सकते हैं लोग, उसके बाद आके इतना पॉलिटिकल नैरेटिव उनका मजबूत हो जाएगा और पीएमएल नून की पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज फेल हो जाएंगी। इस हद तक ये बात प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती थी। लेकिन ये जरूर है कि उस वक्त वाकई ये लगता था कि अगर रोका नहीं गया पीटीआई के चेयरमैन को तो ये 5 साल जो है वो गलत तरीके से फिर ले जाएंगे। और ये बड़ा मुश्किल हो गया था पीएमएल नून के लिए ये एक्सेप्ट करना, क्योंकि अब सारे लोग जेलों में जाएंगे उनको। पर ये भी हैदर साहब, वो देखें ना, जो छेड़छाड़ है उसी का नतीजा है कि अगर आप सब अपने आईनी हदूद के अंदर काम करें तो शायद हम इस जंक्चर पे आते ही ना, जहां पे 2 शख्सियात आपस में मिलकर कुछ भी कर सकती है, राइट। अगर जमहूरी प्रोसेसेस चलते रहेंगे तो फिर ये तो डिबेट ही नहीं होगी कि शख्सियात जो हैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं करते। एहतसाब करने दें, पहले तो अवाम के ही बनाए हुए इदारे हैं जो फिर कानूनी एहतसाब भी करते हैं, और वो उनकी जब उनको अगर दायरा कार में वो नहीं रहेंगे तो फिर जो पार्लियामान में लोग उन्हें दायरा कार में नहीं रख सकते तो उनका भी एहतसाब जो है वो आवाम को करना चाहिए। लेकिन पार्लियामान में आवाम नहीं करती है एहतसाब, और ना आज तक किया। यही अनफॉर्चुनेट बात है, बिल्कुल। और अतर, ये जो अभी हमारे पास मौजूदा सियासी जमातें जिस शक्ल, जिस हैयत, जिस तौर, जिसके अंदर मौरूसियत भी है, अब शायद थोड़ा थोड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको भी अंदाजा हुआ है कि जो मौरूसियत इस वक्त बाकी सियासी जमातों में है वो इसी वजह से है क्योंकि जमहूरी अमल को चलने नहीं दिया गया। हम ये समझते हैं कि मौरूसियत प्रॉब्लम है, शायद प्रॉब्लम वो छेड़छाड़ है जिसके नतीजे में ये मौरूसियत आती है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह अभी आपने कुछ हमारे दोस्तों के बयानात वगैरह सुनाए, तो इस तरह के जो फ्यू वाइज मैन है ना, जो चंद अक्लमंद आदमी हैं, कभी वो किस सियासी जमात में होते हैं, कभी वो दूसरी सियासी जमात में होते हैं, वो जो ये बयानियां बनाते हैं ना और वो ये समझते हैं कि उससे मसाइल का हल होगा, वहां से मसला शुरू होता है। सियासी जमातों में प्रॉब्लम्स होंगी, नवाज शरीफ साहब में प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन अब हम ये जेन्युइनली होप करते हैं कि जेल में बैठ के खान साहब भी सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं नवाज शरीफ से भी ज्यादती हुई होगी इस सिस्टम के अंदर। अब उन्होंने भी सीखना, ये उनका चैलेंज है कि उन्होंने सीखना है या फिर उन्होंने पीडीएम की तरह सीखने के बजाय टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाना है। अब मसला क्या हुआ यहां पे? मसला ये हुआ कि हमेशा से लीडरान के साथ सिस्टम टकराता था। सिस्टम जब लीडर के साथ टकराता था, लीडर पीछे हट जाता था। इस दफा सूरत-ए-हाल ये रही है कि अब जो है जो भी ये निजाम है वो और अवाम आमने सामने खड़े हो गए। अब अगर इमरान खान साहब वो ये कहते हैं कि वो अपना बयानिया चेंज कर देंगे और वो कहीं पे कॉम्प्रोमाइज कर देंगे, इमरान खान की सियासत, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सियासत उस दिन खत्म हो जाएगी। मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, वो मुल्क छोड़ के जाएंगे, उनकी सियासत उस दिन खत्म हो जाएगी। अब ये मसला किसी एक लीडर का नहीं रहा। अब इस दफा जो है ना अवाम ने देख लिया है कि किस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है, सियासी लोग करते हैं जिस तरह भी होता है। तो वो अब ये मसला अवाम का है। अब आप देख लें, कल जीबी का इलेक्शन हुआ, टोटल कितने वोट पड़े हैं? किसी को 4000, किसी को 5000, किसी को 6000। 24 घंटे हो गए, नतीजा नहीं आ रहा। देखें, 7 वाले चांद पे पहुंच गए और हम 24 घंटे में 30,000 वोट नहीं गिन सकते। मतलब आप कब तक अवाम के शऊर की ऐसी तौहीन करेंगे? तो ये जो फ्यू लोग फैसले करते हैं बंद कमरों में, इनको सोचने की जरूरत है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जेन्युइन स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें नवाज शरीफ साहब भी हैं, वो भी आए, वो भी इलेक्शंस करें, दीगर जो लोग हैं वो भी आए, इलेक्शंस में हिस्सा लें। जिसको अवाम इलेक्ट करे आप उनको करने दें। ये फिल्टर जब तक निजाम नहीं होगा ये तब तक इसी तरह रहेगा। और आखिरी बात करूंगा, ये निजाम सिर्फ और सिर्फ एक सूरत में दुरुस्त हो सकता है, 5 साल की एक जेन्युइन डेमोक्रेटिक हुकूमत, बाख्तियार डेमोक्रेटिक हुकूमत, वो इसको सही पाथ पे डालेगी, मसाइल का हल नहीं, सही पाथ पे डालेगी जिसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो। वो स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या उसके लिए हम तैयार हैं? मुझे नहीं लगता कि अभी हम उसके लिए तैयार हैं। उसके लिए तैयार भी, लेकिन हैदर साहब एक बहुत बड़ी जो इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट है वो ये कि जब हम बात करते हैं कि एहतसाब जो है वो होना चाहिए, अवाम करें, लेकिन जिस तरीके से फिर जो गिरफ्त है सियासी जमातों की भी है वो एहतसाब ना होने देती है। अभी मैंने इससे पहले बताया कि किस तरीके से वही कैबिनेट्स पे बैठे हैं, हर जगह बैठे हैं, अपने आप को
को रिलीफ भी देते हैं, अपने आप को सब्सिडीज भी देते हैं, तो ये एहतसाब फिर का अमल कैसे होगा? क्या अवाम के पास इतनी चॉइस है या उनके पास वो एजेंसी है कि वो लोगों को उस बेसिस पे इलेक्ट करे कि जिसके बेसिस पे वो एहतसाब कर रहे हैं? नहीं, लेकिन वो वोट तो पाकिस्तान में उस तरह कभी गिने नहीं जाते कि वो वाकई कर पाए एहतसाब। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि हम उसके कहीं करीब भी हैं उस जगह के कि अवाम किसी का एहतसाब करने की पोजीशन में हो। हाँ, एक फैक्टर जरूर होता है अवाम का वोट। एक आप अगर पॉपुलर लीडर हैं तो उससे आपको जाहिर है कि फिर एक डील करना पड़ता है डिफरेंटली, कभी कभी ज्यादा सख्ती से और कभी कभी कुछ आपको देना भी पड़ता है। लेकिन मेरा तो नहीं ख्याल इस वक्त के अवाम किसी भी पोजीशन में नजर आ रही है कि वो किसी किस्म का एहतसाब किसी का कर सके। तो मेरे ख्याल से तो अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो एक निज़ाम हमेशा से पाकिस्तान में चलता आया है वही चलता नजर आ रहा है, जिसमें ताकत का सरचश्मा अवाम नहीं है। और हमने देखा 2018 के इलेक्शन में भी रिपीटेडली हमने देखा 90s में, और फिर जाहिर है मार्शल लॉ के दौर तो है ही। तो कब आप मुझे बताएं कि कब अवाम की सुनी गई है इसमें? आज की तो आप बात कर रही हैं, लेकिन कब सुनी गई? एक दफा बता। नहीं, ठीक बात है, ठीक बात है। लेट मी कैप दिस बाय सेइंग वन थिंग दो, कि जब भी इलेक्शन हुए 1970 के अलावा ऐसा नहीं हुआ कि इक्तदार एंड में उसको मिलाओ जिसको आप कह रहे हो कि नहीं ये तो जीत ही नहीं सकता था, ये थोड़ी जीता है। मतलब जब नवाज शरीफ साहब 2/3 से भी आए थे तो ये नहीं था कि कोई कह सकता था कि नहीं पीपीपी जीती थी और वो नहीं जीते थे। तो कहीं ना कहीं अवाम की भी जो है वो जिस सिमत अवाम चल पड़ती है तो कहीं ना कहीं सुननी भी और पड़ती है, और जो प्लानिंग भी होती है आई थिंक उसको थोड़ा देख के तो होती है। तो ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं अवाम को कोई देखा जाता, लेकिन जाहिर है कि फाइनल से अवाम की नहीं। सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अतर काजमी साहब, हैदर वहीद साहब मौजूद। एहतसाब का जो बयानिया है दोबारा हम देख रहे हैं कि उसको री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो जरा माजी की एग्जाम्पल्स लेकर उनको दोबारा हमने रिफ्रेशर कोर्स दिया है अपने व्यूअर्स को कि ये माजी में फॉर्मूले अब आजमाए जा चुके हैं, कोई इतनी कामयाबी मिली नहीं है और कैस मरतबा कामयाबी मिलने के इम्कानात हैं लगता नहीं है अगर माजी की गलतियों से सीखें। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। पाक भारत मैच दोबारा मुलतवी हो गया है, कल एक रिजर्व डे है, कल मैच 2:30 बजे खेला जाएगा, लेकिन कितना ही शर्मनाक बात है कि अरबों लोग इस खेल से प्यार करते हैं लेकिन इसको सियासत की नजर कर दिया जाता है। ब्रेक के बाद पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान और भारत का फाइनल 4 स्टेज का जो मैच है ये भी आज बारिश की नजर हो गया। बारिश की नजर क्या होना है, तो ये सियासत की नजर हो गया। एक ऐसा खेल जिससे इस खित्ते के करोड़ों अवाम प्यार करते हैं, उसको आप इस तरह शेमलेसली मैनिपुलेट करें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पोस्चरिंग के लिए। ये ऐसा हुआ है, ऐसा किया है भारत ने, जय शाह ने, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। लाखों करोड़ों जो यहां पर शायकीन हैं उनकी उम्मीदों पे पानी फिरा है। आज के लिए ये मैच पोस्टपोन हुआ है, कल एक रिजर्व डे है, देखते हैं कल भी बारिश की फोरकास्ट है, ये मैच होता है या नहीं होता है। इससे जुड़े जो रेवेन्यूज होते हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं, जो तमाम इससे जुड़ी एक मईशत है, उसका भी नुकसान होता है। लेकिन खैर जिसकी ताकत उसकी भैंस, ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान जो है उसको इस वक्त भारतीय बोर्ड की इशारों के हवाले से ही अपना अगला लाइमल बनाना होगा। शायद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया शायद साहब। सबसे पहले तो जरा ये बताइए कि जब भी पाक भारत मैच खेला जाता है उससे जुड़ी एक मईशत भी होती है। जब पिछले मैच नहीं हुआ तो भी नुकसान हुआ होगा, एडवर्टाइजर्स का भी नुकसान हुआ होगा, ब्रॉडकास्टर्स का भी मोस्ट प्रॉब्ली नुकसान हुआ होगा। आज भी जो मैच है ये टूट के हो रहा है, कल आज होता है नहीं होता, तो इससे तो जुड़े बहुत सारे पैसे भी हैं, मईशत भी है, फिर भी सियासत हावी आ गई मईशत के ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है। तकरीबन जो 350 करोड़ रुपए के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं इस एशिया कप के, उसके 85% जो है रेवेन्यूज पाकिस्तान इंडिया के मैच के। 2 मैच तो होने ही थे और फाइनल की भी तवक्को की जा रही थी, इसलिए रेवेन्यू बढ़े। तो पहले मैच पे तकरीबन 75 करोड़ इंडियन रुपीज जाया हुए एक इनिंग के नुकसान पे, और इस मैच में भी पहले दिन के अच्छे खासे नुकसान होंगे। अब पीर के दिन यानी कल मैच का रिजर्व डे है, लेकिन कल भी फोरकास्ट है बारिश की, और ये भारत की हठधर्मी थी कि जो ड्राई जोन था श्रीलंका में हम्बनटूटा और डम्बूला, वहां पर खेलने के लिए इसलिए तैयार नहीं हुए कि वहां होटल्स अच्छे नहीं है, वहां पे जाना बहुत मुश्किल है, 7-8 घंटे की ड्राइव करने के बाद पहुंचते हैं वहां पे। तो ये हठधर्मी है, इसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है। वो एशियन कंट्रीज हैं या ब्रॉडकास्टर हैं, और एंड में इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योर करती है इस पूरे टूर्नामेंट को,
उसका दिवालिया मुझे लगता है निकल जाएगा। सर, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है बिकॉज ये किसी भी समझदार या सेन शख्स को समझ नहीं आएगा कि ये डिसीजन लिया क्यों गया, जबकि अगर आपने श्रीलंका में खेलना ही है तो और वेन्यूज मौजूद, क्या जानबूझ के सैबोटाज भी किया जा रहा है? बिकॉज ये तो जानबूझ के लग रहा है कि इस पूरे टूर्नामेंट को खराब करना है। बिल्कुल जिद है, हठधर्मी है, और जानबूझ करके भी आप कह सकते हैं। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के पिछले चेयरमैन नजम सेठी ने कहा था कि आप श्रीलंका में ना खेलें इसलिए कि ये बारिशों का सीजन है, आप यूएई में खेल लें, तो एशियन ब्लॉक को पूरे को उन्होंने अपनी तरफ कर लिया। बांग्लादेश को यूएई में गर्मी लगने लगी, एज इफ उन्होंने अपनी सारी जिंदगी स्विट्जरलैंड में क्रिकेट खेली है। श्रीलंका ने उनको होस्टिंग राइट्स मिलने थे, होस्टिंग फीस मिलनी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं हमारे यहाँ करा लें। अफगानिस्तान भी भारत की तरफ हो गया और उन्होंने सबने पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया, और भारत ने फिर अपनी जाहिर मनमानी की और ये टूर्नामेंट श्रीलंका में ले गए। पालेकली में जब बारिश की वजह से पहला मैच मुतासर हुआ तो उस वक्त उनको कहा गया कि हम्बनटोटा और दम्बुला में मैच करा लें, और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ईमेल भी कर दी कि सारे मैचेस हम्बनटोटा शिफ्ट हो गए, लेकिन वही मनमानी, वही मैं ना मानू की रट, और फिर कोलंबो में लेके आए, और अभी कोलंबो में आगे भी बारिश है। तो अभी कल क्या होगा? क्या पहले जो आज खबरें थी कि शायद 20 ओवर के खेल होगा इवेंचुअली जब भी मैच रिज्यूम होगा, और 181 का कैलकुलेशन आ रही थी कि अगर पाकिस्तान बैट करता है तो 181 रन बनाने होंगे। अगर मैच कल पे चला गया तो अब क्या होगा, क्योंकि कल भी बारिश है? वो इस सूरत में होता अगर यहाँ थोड़ा बहुत मैच पॉसिबल हो जाता तो फिर पाकिस्तान को 20 ओवर का या 24 ओवर का या 34 ओवर का कोई टारगेट मिलता। जब ये अंपायर्स ने डिसाइड किया कि 34 ओवर्स में पाकिस्तान अभी 34 ओवर्स का खेल होगा, यानी भारत को 9.5 ओवर और बैटिंग करनी है, और फिर पाकिस्तान 34 ओवर में रिवाइज टारगेट चेज करेगा कि एकदम से बारिश आ गई। अब कल वहीं से मैच शुरू होगा जहां पे खत्म हुआ है, यानी 24.1 ओवर्स की बैटिंग इंडिया ने कर ली। उस पॉइंट से इंडिया अपनी बैटिंग दोबारा शुरू करेगा, बशर्ते कि बारिश ना हो। अच्छा, और लेकिन कल बारिश की फोरकास्ट है, तो कल भी मैच होने के कितने % चांसेस है? कल मैच ना हुआ तो फिर दोबारा एक पॉइंट दे दिया जाएगा इसके? और इज इट फेयर कि खाली 2 टीमों के लिए रिजर्व डे हो? जो बाकी टीम्स हैं उनके अगर मैचेस में बारिश होगी तो उनके लिए तो रिजर्व डे नहीं, ये तो बड़ा गैर मुतवाजन सा एक फैसला है। वही वाली बात है कि माइट इज राइट, और दूसरे बोर्ड्स ने बिल्कुल कोई चूं चरा भी नहीं की। उन्होंने जब चूं चरा करने की कोशिश की तो उन्हें बताया गया कि आपको जो शेयर मिलेगा वो मेनली पाकिस्तान इंडिया के मैच की वजह से मिलेगा, इसीलिए हम रिजर्व डे रख रहे हैं, तो आप बिल्कुल खामोश रहें। बस बल्कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से ट्वीट भी करा दी गई कि हम सब ऑन बोर्ड है, हमें नहीं चाहिए रिजर्व डे, हम तो मासूम है, हमें पैसे चाहिए, हमें रिजर्व डे नहीं चाहिए, आप इंडिया पाकिस्तान का रिजर्व डे, हमने म्यूचुअली एग्री किया है। तो माइट इज राइट की बात है, पूरा एशिया कप इस बिकम अ फार्स, और इस तरह नहीं होना चाहिए था। एक अच्छा कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट है और वार्म अप है वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन इसको अपनी अना की जिद, अना की भेंट चढ़ा दिया। इस मैच के अलावा क्या आगे मुस्तकबिल में एशिया कप में कि पाकिस्तान और भारत का कोई और मैच होने के इम्कानात है? कैलकुलेशन क्या कहती है? यही एक चांस है कि भारत अपने मैचेस जीते, पाकिस्तान अपने मैचेस जीते, और 17 सितंबर को फाइनल हो, और फाइनल में पाकिस्तान इंडिया का एक और मैच हो। उसका भी रिजर्व डे 18 सितंबर है, और उन दिनों में भी कोलंबो में बारिश है। अनबिलीवेबल। बहुत शुक्रिया, शायद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एशिया कप जो उसको मुकम्मल तौर पे सियासत और फिर बारिश के नजर होता हम सब लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता है। यही इस मुल्क में जो क्रिकेट के खेल के साथ भोंडा मजाक है। इस खित्ते के लोग क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन लगता है कि अब ये जय शाह की वजह से बदबख्ती आ गई है इस मुल्क में, इस खित्ते में खित्ते की जो आगे जो रास्ते हैं, जो इसके आगे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, वो कोई इतने रोशन दिखाई दे नहीं रहे हैं, खासतौर पे एशिया कप की कॉन्टेक्स्ट में। प्रोग्राम का खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।